अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा जैसा कि हमने एंटी टेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ था, अपनी इस सीरीज़ में हमने चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स को स्टार्ट किए हुए थे। इसके टॉपिक हम बेटा काफ़ी सारे कवर कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन से मुतालिक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की MCQs इस टॉपिक में से बनती हैं। अक्सर बच्चों को मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि प्रैक्टिस की कमी, और दूसरा ये होता है कि जो मेजर पॉइंट हैं उनको बच्चे अक्सर स्किप कर जाते हैं। तो इस सीरीज़ के अंदर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स में देखना है। काफ़ी सारे हमारे इस पर लेक्चर आएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि स्मॉल पार्ट्स की सूरत के अंदर आपको इस प्रोजेक्टाइल के बारे में जो इनके मेजर पॉइंट्स बनते हैं फार्मूलिज्म से, या फिर आया कि जो आपकी MCQs बनती हैं वो किस लिहाज से बनती हैं, वो मैं आपको कवर करा दूँगा। तो आज पहला लेक्चर है, स्टार्ट करते हैं बेटा। प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ वन डायमेंशनल मोशन की बातें कर लेते हैं कि अगर तो कोई एक बॉडी जिसे बेटा इस तरह से वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर थ्रो किया जाए, अप मूव करे फिर डाउन की तरफ आए, इस तरह की बॉडी के लिए हमारे पास क्या कुछ वैल्यूज़ होती हैं, और फिर जब इसको टू डायमेंशनल मोशन यानी कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन के केस के लिए हम डिस्कस करते हैं तो क्या कुछ वेरिएशंस आती हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस लिहाज से हमने इसे देखना है ताकि दोनों में डिफरेंस, अक्सर बच्चे इसको मिक्सअप कर जाते हैं, वो दोनों चीज़ों को एक जैसा समझते हैं। हालांकि आपके पास सिंगल वन डायमेंशनल मोशन एक अलग चीज़ है, जबकि प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपके पास अलग तरह से उसके अंदर कन्फिग्रेशंस आती हैं कुछ चीज़ों की। तो स्टार्ट करते हैं बेटा कि अगर तो कोई हमारे पास कोई एक बॉडी है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कोई भी हमारे पास एक मैस है जिसको हमने अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर थ्रो किया है। अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हुए हर लम्हा, चूँकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी अप डायरेक्शन के अंदर है। तो ये हमने केस पढ़ा था कि लीनियर मोशन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी के अगेंस्ट जितनी भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ होंगी उनको एज अ नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा, मतलब कि माइनस का साइन उनके साथ लगाया जाएगा। तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी वर्टिकल वेलोसिटी, और वर्टिकल वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन भी बेटा डिक्रीज होता चला जाएगा। अब इब्तदाई तौर पर जब इसको थ्रो करते हैं इसके पास काइनेटिक एनर्जी बेटा मैक्सिमम होती है, ठीक है। जैसे जैसे हाइट गेन करता चला जाता है वो काइनेटिक एनर्जी बेटा पोटेंशियल में तब्दील होती चली जाती है। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है बेटा। जब ये दोबारा वापस आता है तो उस वक्त जब दोबारा नीचे की तरफ आएगा तो इसकी हर लम्हा वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन दोनों पैरेलल हो जाते हैं और हर लम्हा इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। अब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में तब्दील होती चली जाएगी। जैसे ही ग्राउंड को टच करेगा तो फिर से काइनेटिक मैक्सिमम और पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगी। अब इस तरह की बॉडी के लिए जिसको आपने वर्टिकल लेवल के ऊपर थ्रो किया हुआ है, इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ बेटा जहन में रखिएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ज़ीरो के बराबर होता है, कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता, क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन है, वर्टिकल लेवल के ऊपर मूव करा रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल का कोई तुक्की नहीं बनती, कोई कंसेप्ट ही नहीं आता। तो एक्सेलरेशन भी हॉरिजॉन्टल ज़ीरो होगा, ये MCQs बनती हैं। फिर हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर किसी किस्म की फोर्स भी मौजूद नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, अगर F बराबर है M में, A एक्सेलरेशन है और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन को अगर ज़ीरो कर दिया जाए तो हॉरिजॉन्टल फोर्स भी बेटा ज़ीरो हो जाएगी। ये वो फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, F बराबर है MA, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। दूसरा बेटा, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम भी ज़ीरो होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोमेंटम, उसकी वजह कि सेकंड लॉ को आपने बेटा पढ़ा हुआ है, डेल P डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो मोमेंटम में कोई तब्दीली नहीं आ रही। मोमेंटम में क्यों तब्दीली नहीं आ रही बेटा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो है। आपने मोमेंटम की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, P बराबर है mv के। क्लियर? v ऑफ x इसको लिखें, इसे P ऑफ x लिख लें, ठीक है बेटा। v ऑफ x ज़ीरो है तो मोमेंटम भी आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। तो ये रिलेशन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ इसके अंदर भी मोमेंटम की वैल्यू को ज़ीरो पुट करेंगे तो F भी आपको ज़ीरो मिल सकता है, जो भी रिलेशन आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब इसी वन डायमेंशनल मोशन के अंदर अगर वर्टिकल वेलोसिटी को देखें, ये कांस्टेंट नहीं है, मतलब कि हर लम्हे चेंज हो रही है, चेंजिंग वेलोसिटी है। क्लियर बेटा? चेंज हो रही है, बदल रही है।
तो अगर तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी तब्दील हो रहा है तो वर्टिकल एक्सेलरेशन भी चेंजिंग होगा, नॉट इज इक्वल टू जीरो, कोई ना कोई अपनी वैल्यू ज़रूर रख रहा होगा और वो हमेशा जी के बराबर होता है। अब जी के लिए दो कंडीशंस हैं, प्लस माइनस, आप इसके लिए लिख लीजिएगा क्योंकि वर्टिकल एक्सेलरेशन डिक्रीज भी हो रहा होता है और इंक्रीज भी हो रहा होता है, ये केस रखिएगा। अब वर्टिकल मोशन के अंदर वर्टिकल फोर्स आपके पास बेटा वेट के बराबर होगी और एम जी इसको लिखना है। एम जी चूँकि आपके पास बेटा कांस्टेंट होता है, मास ऑफ द बॉडी भी कांस्टेंट होगा और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी, इसकी वैल्यू अगर फ्री फॉल के अंदर बॉडी है तो 9.8, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स भी आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक केस आप फ्री फॉल के लिए भी बना सकते हैं अगर आप एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट आउट कर देंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम, ये कोई ना कोई अपनी वैल्यू रखेगा, ये कांस्टेंट नहीं होगा, चेंजिंग होगा। उसकी वजह ये है कि हेयर इज अगर वेलोसिटी चेंज होना शुरू हो जाए तो मोमेंटम की डेफिनेशन भी हमारे पास है, p बराबर है mv, और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी चेंज हो रहा होगा। मोमेंटम कभी कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये पॉइंट आपने जहन में रखना है। अब लफ्ज़ जो कांस्टेंट है, मैं बारहा कहता रहा हूँ, हम इन टर्म ऑफ ग्राफ स्लोप के लिए देख रहे होते हैं इसको। फिज़िक्स के अंदर अक्सर जो इस्तेमाल किया जाता है कांस्टेंट का लफ्ज़, वो ग्राफ में इस्तेमाल किया जाता है कि आपके पास कोई भी एक लाइन है या कोई भी आपके पास एक ग्राफ है, उसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट से मुराद क्या है कि आपके पास जो फिज़िकल क्वांटिटी है उसके अंदर वेरिएशन नहीं आ रही, तब्दीली नहीं आ रही, एक जैसा आपको स्लोप मिल रहा है। ठीक है, तो लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हमने वहाँ इस्तेमाल करनी है ग्राफ के केसेस के अंदर। इसके बाद हमारे पास बेटा टू डायमेंशनल मोशन आ जाती है, जैसा कि प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको हमने बेसिकली तौर पर डिस्कस करना है। अब इनके अंदर वेरिएशंस क्या होंगी उसको डिस्कस करने से पहले बेटा एक ऐसा बॉडी जिसको अबव या बिलो द हॉरिजॉन्टल आप प्रोजेक्ट करते थे किसी एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ, ये आपकी डेफिनेशन बन जाती थी एक प्रोजेक्टाइल के। अब प्रोजेक्टाइल इनिशियली तौर पर किसी न किसी एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया जाता है, तो उसके दो कंपोनेंट आते हैं, एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा बेटा उसका वर्टिकल कंपोनेंट। इब्तदाई तौर पर दो कंपोनेंट्स के अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है। उसकी वजह बेटा आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था कि किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए ये मूव जब करता है तो फोर्स और अनर्शिया इसके ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं। अनर्शिया हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर एक्ट करता है जबकि फोर्स वर्टिकल लेवल के ऊपर एक्ट करती है। तो अनर्शिया की वजह, अनर्शिया तो कोई एक प्रॉपर्टी है, नॉट अ फोर्स, फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी कांस्टेंट हमेशा रहेगा। ये बात नोटिस में रखिएगा, जो पहले ऑलरेडी लेक्चर्स के अंदर हम देख चुके हैं। हाँ, इसका वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा चेंज होता रहता है। पहले इब्तदाई तौर पर वर्टिकल कंपोनेंट ज़्यादा है, देखिए मैंने यहाँ पर जो इसकी एरो ड्रा किया हुआ है उसकी लाइन की लेंथ ज़्यादा है। आहिस्ता आहिस्ता से जैसे हाइट गेन करता जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट कम होता चला जाएगा, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वैसे का वैसे। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर सारी की सारी जो वेलोसिटी है बेटा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर हो जाएगी। ये एमसीक्यूज आपकी बनी हुई है। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी या स्पीड बेटा मिनिमम होती है, लेकिन पीटीबी के अंदर उसने ज़ीरो लिखा हुआ है, ज़ीरो नहीं होती। ज़ीरो इस केस के अंदर होती है वर्टिकल मोशन के अंदर, जबकि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर मिनिमम होती है। उसकी वजह बेटा अगर इन दोनों को कंपोनेंट को ऐड करके आप टोटल बनाना चाहेंगे मैग्नीट्यूड, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो मौजूद है, वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएंगे ना। यहाँ वी आई वाई बेटा आपके पास हाईएस्ट पॉइंट पर ज़ीरो हो जाती है, ज़ीरो नहीं होगी, मिनिमम आपके पास आती है। फिर जैसे ही दोबारा ज़मीन की तरफ प्रोजेक्टाइल आना शुरू हो जाता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अब भी देखें एरो हेड उतना कुछ ही है, जो जाहिर कर रहा है कि लाइन की लेंथ मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं दिखाई दे रहे, डायरेक्शन भी वही है, जबकि वर्टिकल वेलोसिटी अब उसके पास आना शुरू हो गई है। आखिर में सबसे वर्टिकल वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अब भी वही कुछ है। एरो हेड को देखें तो एक जैसी लाइन की लेंथ ड्रा की गई है। तो ग्राफ के अंदर ये एक मरतबा उन्होंने ग्राफ भी पूछ लिया था एंट्री टेस्ट के अंदर कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी अगर ग्राफ को देखें तो ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो आपने लाइन की लेंथ से जज करना होता है, क्योंकि वेक्टर की ग्राफिकल नोटेशन के अंदर आप दो चीज़ें नोटिस करते हैं। उसने कहा था कि भाई लाइन की लेंथ वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, और अगर एरो हेड को देखा जाए तो वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर लाइन की लेंथ तब्दील हो ही नहीं रही तो इसका मतलब वेक्टर की मैग्नीट्यूड तब्दील नहीं हो रही।
ये हमारे पास था बेटा एक प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हाँ, जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो ये हैं कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है और उसका हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है। उसकी वजह एक्सेलरेशन बेटा आप डिफाइन करते थे डेल्टा वी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, हॉरिजेंटल आपके पास एक्सेलरेशन। अब इसमें से जब हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तब्दील ही नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। और F इज इक्वल टू एम ए हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। एक्सेलरेशन हॉरिजेंटल ज़ीरो है तो फोर्स भी ज़ीरो हो जाएगी। मोमेंटम यहाँ पर कांस्टेंट आएगा। उसकी वजह बेटा P इज इक्वल टू एम वी। अगर हॉरिजेंटल मोमेंटम की बात करेंगे तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी, हॉरिजेंटल वेलोसिटी आप भी आपके पास वी आई कॉस थीटा की सूरत के अंदर मौजूद रहती है, ये ज़ीरो नहीं होती। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हॉरिजेंटल मोमेंटम इसके पास रहेगा जो कि कांस्टेंट होगा, एक जैसा होगा। क्लियर बेटा, ये आपने टर्म जहन में रखनी है। दूसरा, अगर तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को देखें, यह हर लम्हा तब्दील हो रहा होता है, कांस्टेंट नहीं होता, चेंजिंग होता है हमारे पास, चेंजिंग तब्दील हो रहा होता है। तो इसका मतलब वर्टिकल एक्सेलरेशन भी कभी ज़ीरो नहीं होगा, वो आपके पास बेटा जी के बराबर होता है और प्लस माइनस के साथ। प्लस माइनस क्या है कि रिटार्डेशन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये पहले भी केस देख चुके हैं कि कब रिटार्डेशन होगा और कब आपके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, तो वहीं से इसको देख लीजिएगा। वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास कांस्टेंट हो जाता है। अगर तो फ्री फॉल की बात की जाए तो उस वक्त आपके पास जी की वैल्यू 9.8 हो जाएगी कि कोई भी एक प्रोजेक्टाइल फ्री फॉल के अंदर आ रहा है, तो उस वक्त आप इसको बेटा कांस्टेंट कर सकते हैं। और कांस्टेंट कब करेंगे कि आपके पास ये एम जी के बराबर हो जाएगा कि तमाम तर एयर रेजिस्टेंस हैं, जितनी भी आपके पास बाकी फोर्सेस हैं, उनको ज़ीरो अगर कर दिया जाएगा तो ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स एम जी के बराबर। हमेशा ये फोर्स जो एक्ट करती है वो वेट की सूरत के अंदर ही एक्ट करती है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ मोमेंटम कभी कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो भी वेरिएबल होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी वेरिएबल है, वो चेंज हो रहा है। इसके बाद कुछ जो मेजर पॉइंट्स होते हैं बेटा, इनिशियली तौर पर किसी भी एक प्रोजेक्टाइल को जब पुश किया जा रहा होता है, यानी कि पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग, जब उसको लॉन्च किया जा रहा होता है, और पॉइंट ऑफ लैंडिंग, ये दो पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं। पॉइंट ऑफ लैंडिंग इसे कहते हैं बेटा, और इधर से इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग। पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग, जब उसको लॉन्च किया जा रहा होता है, इस पर चूंकि स्पीड सबसे ज़्यादा होती है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। हाइट इसके पास नहीं होती पोटेंशियल एनर्जी, इसीलिए इसकी ज़ीरो काउंट आउट की जाती है। इधर से पॉइंट ऑफ लैंडिंग के ऊपर, वहाँ पर भी स्पीड सबसे ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जबकि हाइट ना हो जाने की वजह से जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करने से पहले पहले बेटा, ये इस पॉइंट के करीब करीब पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज़रूरी हो जाती है। जबकि हाईएस्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर हमेशा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, और हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर सबसे ज़्यादा हमारे पास यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी बॉडी की, जबकि कभी भी इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो नहीं होती, हाँ मिनिमम ज़रूर मिलती है। उसकी वजह कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ज़रूर रहता है, और काइनेटिक एनर्जी को बेटा आप डिफाइन करते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, एक्स के लिहाज से यहाँ वी ऑफ एक्स लाजमी मौजूद रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी हॉरिजॉन्टल इसके पास होगी, वर्टिकल इसके पास नहीं होगी। तो वर्टिकल कंपोनेंट ना ऐड करें तो टोटल कुछ ना कुछ अमाउंट के अंदर, स्मॉल अमाउंट के अंदर काइनेटिक एनर्जी अब भी इसके पास होती है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा इब्तदाई कुछ कंसेप्ट इसके बारे में, प्रोजेक्टाइल के बारे में। अब उसके ऊपर अगर दो चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ तो वी नेट, नेट स्पीड इसकी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट उसका स्क्वायर, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी उसका स्क्वायर, और इनको बेटा ऐड कर देना है। देखिए हॉरिजॉन्टल लाजमी तौर पर फाइनल मौजूद रहेगा और वर्टिकल, तो इस रिलेशन से आप इसकी नेट वेलोसिटी के बारे में बता सकते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर जब ये मूव कर रहा होता है। इसके बाद नेट एक्सेलरेशन की अगर बात की जाए
तो हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन इसका 0 होता है, उसका स्क्वायर प्लस उसके वर्टिकल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। अगर वर्टिकल एक्सेलरेशन को देखें तो बेटा जी की सूरत के अंदर होता है, आप इसका स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। एक्स यानी कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन 0 है, तो उसकी वैल्यू को रिप्लेस करने से आपके पास एक्सेलरेशन नेट ड्यू टू ग्रेविटी होगा। ये एमसीक्यूज आई हुई है। इसके बाद अगर नेट फोर्स की बेटा बात की जाए कि कितनी फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही होती है, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स का स्क्वायर, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स उसका स्क्वायर, आपने इनको ऐड कर देने। हॉरिजेंटल लेवल के ऊपर किसी किस्म की फोर्स ही नहीं होती, आपने बेटा उसको 0 यहाँ रिप्लेस करना है, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स mg के बराबर होता है। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स mg के बराबर होता है, जो कि 0 के बराबर नहीं होता। अगर तो हम तमाम तर जितनी भी एरोडायनामिक्स फोर्सेस हैं इनको ख़त्म कर दें, मतलब एयर रेजिस्टेंस है, जितनी भी इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं उनको अगर ख़त्म कर दिया जाए और इसको फ्री फॉल के अंदर मूव करा दिया जाए, तो mg आपके पास बेटा कांस्टेंट के बराबर आएगा। ये छोटे से हमने पॉइंट्स देखने थे, ये MCQs के तौर पर आपसे आखिर में पूछ लिए जाते हैं। इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि अगर प्रोजेक्टाइल को किसी एक हाइट से मूव कराया जाए जो लैंड कर रहा हो, या फिर इनिशियल तौर पर हम इसे ओब्लिक 2 डायमेंशनल मोशन के अंदर अगर लेके जा रहे हैं, तो उस वक्त हमारे पास उन दोनों केसेस के अंदर क्या कुछ वेरिएशंस होती हैं, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।